Assalamu alaikum class. This is physics class chapter number 14 current electricity, and this is your chat lecture number 5, and I am your physics teacher Ms. Rida Khan. Today we are going to discuss about ohmic and non-ohmic devices और conductors. ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है और ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ohmic और नॉन ohmic डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी डिवाइसेस इनकी डेफिनेशन करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में अभी मैंने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका ग्राफ करना है और इसकी एग्जांपल करनी है। ठीक है, फर्स्ट में जो डेफिनेशन है वो ohmic डिवाइसेस की है और उसके नीचे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है। और जो अपर साइड पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ohmic, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ये ohmic डिवाइसेस का, ये अपनी बुक पे आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और जो नीचे आप बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है ग्राफ वो नॉन ohmic डिवाइसेस का। ठीक है, और उसके नीचे इसकी एग्जांपल डेफिनेशन लिखी है और एग्जांपल भी लिखी हुई है। अच्छा, ohmic डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ohmic डिवाइसेस हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, मतलब कि जिनके दरमियान में V और I का, मतलब कि एक हमारे पास बल्ब है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें से करंट पास हो रहा है। अगर हम उसका V और I का रिलेशन देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा तो वो ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उन्हें हम कहते हैं ohmic डिवाइसेस। ठीक है, इनका जो ग्राफ होगा, अगर हम V और I के दरमियान में प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा मतलब कि उनकी रेजिस्टेंस जो होगी वो थ्रू आउट द ग्राफ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ohmic डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट ओबे ओहम्स लॉ। देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन voltage and current, hence the resistance is constant over wide range of voltage and current। इसकी एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल में सारे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ जो आपको ए में जो नज़र आ रहा है, फिगर ए जो है वो ohmic डिवाइसेस का ग्राफ है। ठीक है, ये भी आपने बनाना है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद है नॉन ohmic डिवाइसेस। थर्ड पॉइंट पे है नॉन ohmic डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी और रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है फिलामेंट बल्ब आ जाता है, और इसका जो फिगर बी में जो डायग्राम नज़र आ रही है वो हमारे पास इसका ग्राफ है। ये भी आपने ड्रॉ करना है, ये आपने होमवर्क में रिटन वर्क मुझे चाहिए आपका ये। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। अब जो जो फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं ना, उन सबको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आपको पता है एक शॉर्ट पाइप होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। ठीक है, कोई भी शॉर्ट पाइप होगा उसमें से वाटर फ्लो कर रहा होगा, उसका जो सीनियर रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, वो जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, फ्लो उसका जल्दी होगा। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस। ठीक है, a short pipe offers less resistance to water flow than a long pipe। ठीक है, also the pipe with larger cross sectional area offer less resistance than the pipe having smaller cross sectional area। same is the case for the resistance of the wire that carry current। मतलब कि उन्होंने कंपैरिजन किया है कि वाटर फ्लो जो है शॉर्ट पाइप से और ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसा होगा, उसी को कंपेयर किया है रेजिस्टेंस के साथ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन बोथ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ द वायर और नेचर ऑफ द मटेरियल आल्सो। ठीक है, अब इसके जो डिपेंडेंस हैं, आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो पॉइंट 1 से करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है एट अ सर्टेन टेम्परेचर and for a particular substance। ठीक है, the resistance R of the wire is directly proportional to the length of the wire। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा जितना ज़्यादा लंबा पाइप होगा पानी को उतना ज़्यादा फ़्लो करने में टाइम लगेगा, दूसरे एंड एक टैप से दूसरे एंड तक आने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस का केस है कि जितनी लंबी वायर होगी उसकी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इट मीन्स इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डबल, एंड इफ़ वी हाफ द लेंथ इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम 1/2। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर। मतलब कि अब हम एरिया को अगर ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है,
मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। हमने इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आता है कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हमारे पास ये रो आया है जो आपको पता है डेंसिटी का सिंबल आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये डेंसिटी के लिए स्टैंड नहीं करता। ये हमारे पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि हर वायर की अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि कॉपर, आयरन, टिन और सिल्वर के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर हमारे पास वायर की लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी ना वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आपने करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज़ 1 मीटर, एल है 1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 2 मिलीमीटर, डायमीटर गिवन है, एरिया नहीं गिवन, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपने। तो आपके पास डायमीटर गिवन है वायर का, कॉपर वायर का 1 मीटर लॉन्ग है वो, और मिलीमीटर को पहले अपने मीटर में करना है। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला है एरिया इक्वल पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। हमने इन दो पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके 4 से डिवाइड करना है, एरिया आ जाएगा। और जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वायर की वो आपको गिवन होगी, ठीक है। 1.69 मल्टीपल 10⁻⁸, ठीक है। तो ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, तो आपने बस इसका जो सही है सिंबल याद कर लेना है, मतलब कि वैल्यू याद कर लेनी है। ओके, थैंक यू।